लीजिए सुनिए, देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब हम आपको एक दूसरी सरजमीन में ले चलकर एक दूसरे ही रमणीक स्थान की सैर करा तथा इसके साथ ही साथ बड़े बड़े ताज्जुब के खेल और अद्भुत बातों को दिखाकर अपने किस्से का सिलसिला दुरुस्त किया चाहते हैं। मगर यहाँ एक जरूरी बात लिख देने की इच्छा होती है, जिसके जानने से आगे चलकर आपको कुछ ज्यादा आनंद मिलेगा। इस जगह बहुत सी अद्भुत बातों को पढ़कर आप ऐसा न समझ लें कि ये तिलिस्म है और इसमें ऐसी बातें हुआ ही करती हैं, बल्कि उसे दुरुस्त और होने वाली समझकर खूब गौर करें, क्योंकि अभी ये पहला ही भाग है। इस संतति के 4 भागों में तो हम तिलिस्म का नाम भी न लेंगे, आगे चलकर देखा जाएगा। आप ध्यान कर लें कि एक अच्छे रमणीक स्थान में पहुंचकर सैर कर रहे हैं। ये जमीन भी लगभग 1000 गज के चौड़ी और इतनी ही लंबी होगी। चारों तरफ की 4 खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी हुई है। बीच की सब्जी और गुल बूटों की बहार देखने ही लायक है। इस कुदरती बगीचे में जंगली फूलों के पेड़ ज्यादा दिखाई देते हैं। उन्हीं में मिले जुले गुलाबों के पौधे भी बेशुमार हैं और कोई भी ऐसा नहीं जिसमें सुंदर कलियां और फूल न दिखाई देते हों। बीच में बड़े बड़े 3 झरने भी खूबसूरती से बह रहे हैं। बरसात का मौसम है। चारों तरफ से पहाड़ों पर से गिरता हुआ जल इन झरनों में जोश मार रहा है। पूरब तरफ पहाड़ी के नीचे पहुंचकर ये तीनों झरने एक हो गए हैं और अंदाज से ज्यादा आया हुआ जल गड्ढे में गिरकर न मालूम कहाँ निकल जाता है। यहाँ की आबो हवा ऐसी उत्तम है कि अगर वर्षों का बीमार भी आवे तो 2 दिन में तंदुरुस्त हो जाए और यहाँ की सैर से कभी न जी घबराए। बीचों बीच में एक आलीशान इमारत बनी हुई है, मगर चाहे उसमें हर तरह की सफाई क्यों न हो, फिर भी किसी पुराने जमाने की मालूम होती है। उसी इमारत के सामने एक छोटी सी खूबसूरत बावली बनी हुई है, जिसके चारों तरफ की जमीन कुछ ज्यादा खूबसूरत मालूम पड़ती है और फूल पत्ते भी मौके से लगाए हुए हैं। ये इमारत सुनसान और उदास नहीं है। इसमें 15-20 नौजवान खूबसूरत औरतों का डेरा है। देखिए, इस शाम के सुहावने समय में वे सब घर से निकलकर चारों तरफ मैदान में घूम घूम कर जिंदगी का मजा ले रही हैं। सभी खुश, सभी की मस्तानी चाल, सभी फूलों को तोड़ तोड़ कर आपस में गेंदबाजी कर रही हैं। हमारे नौजवान नायक कुंवर इंद्रजीत सिंह भी एक हसीन नाजनीन के हाथ में हाथ दिए बावली के पूरब की तरफ टहल रहे हैं। बात बात में हंसी दिल लगी हो रही है। दीन दुनिया की सुध भूले हुए हैं। लीजिए, वो दोनों थककर बावली के किनारे एक खूबसूरत संगमरमर की चट्टान पर बैठ गए और बातचीत होने लगी। इंद्र, माधवी, मेरा शक किसी तरह नहीं जाता। क्या सचमुच तुम वही हो जो उस दिन गंगा किनारे जंगल में झूला झूल रही थी? माधवी, आप रोज मुझसे यही सवाल करते हैं और मैं कसम खाकर इसका जवाब दे चुकी हूं, मगर अफसोस कि मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। इंद्र, अंगूठी की तरफ देखकर, इस तस्वीर से कुछ फर्क मालूम होता है। माधवी, ये दोष मुसव्वर का है। इंद्र, खैर जो हो, फिर भी तुमने मुझे अपने वश में कर रखा है। माधवी, जी हां, ठीक है। मुझसे मिलने का उद्योग तो आप ही ने किया था। इंद्र, अगर मैं उद्योग न करता तो क्या तुम मुझे जबरदस्ती ले आती? माधवी, खैर जाने दीजिए। मैं कबूल करती हूं कि आपने मेरे ऊपर एहसान किया, बस। इंद्र हंसकर, बेशक तुम्हारे ऊपर एहसान किया कि दिल और जान तुम्हारे हवाले की है। माधवी शर्माकर और सिर नीचा करके, बस रहने दीजिए, ज्यादा सफाई न दीजिए। इंद्र, अच्छा, इन बातों को छोड़ो और अपने वादे को याद करो। आज कौन दिन है? बस आज तुम्हारा पूरा हाल सुने बिना न मानूंगा, चाहे जो हो। मगर देखो, फिर उन भारी कस्मों की याद दिलाता हूं जो मैं कई दफे तुम्हें दे चुका हूं। मुझसे झूठ कभी ना बोलना, नहीं तो अफसोस करोगी। माधवी कुछ देर सोचकर, अच्छा, आज भर मुझे और माफ कीजिए। आपसे बढ़कर मैं दुनिया में किसी को नहीं समझती। आप ही की शपथ खाकर कहती हूं कि कल जो पूछेंगे सब ठीक ठीक कह दूंगी, कुछ न छिपाऊंगी। आसमान की तरफ देखकर, अब समय हो गया, मुझे 2 घंटे की फुर्सत दीजिए।
इंद्र लंबी सांस लेकर, खैर कल ही सही, जाओ, मगर 2 घंटे से ज्यादा न लगाना। माधवी उठी और मकान के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद इंद्रजीत सिंह अकेले रह गए और सोचने लगे कि ये माधवी कौन है, इसका कोई बड़ा बुजुर्ग भी है या नहीं, ये अपना हाल क्यों छिपाती है। सुबह शाम 2-2, 3-3 घंटे के लिए कहाँ और किससे मिलने जाती है। इसमें तो कोई शक नहीं कि ये मुझसे मोहब्बत करती है, मगर ताज्जुब है कि मुझे यहां क्यों कैद कर रखा है। चाहे ये सरजमीन कैसी ही सुंदर और दिल लुभाने वाली क्यों ना हो, फिर भी मेरी तबीयत यहां से उचाट हो रही है। क्या करें, कोई तरकीब नहीं सूझती, बाहर का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। ये तो मुमकिन ही नहीं कि पहाड़ चढ़कर कोई पार हो जाए, और ये भी दिल नहीं कबूल करता कि इसे किसी तरह रंज करूं और अपना मतलब निकालूं, क्योंकि मैं अपनी जान इस पर न्यौछावर कर चुका हूं। ऐसी ऐसी बहुत सी बातों को सोचते इनका जी बेचैन हो गया। घबरा कर उठ खड़े हुए और इधर उधर टहलकर दिल बहलाने लगे। चश्मे का जल निहायत साफ था। बीच की छोटी छोटी खुशरंग कंकरियां और तेजी के साथ दौड़ती हुई मछलियां साफ दिखाई पड़ती थी। इसी की कैफियत देखते किनारे किनारे जाकर दूर निकल गए और वहां पहुंचे जहां तीनों चश्मों का संगम हो गया था, और अंदाज से ज्यादा आया हुआ जल पहाड़ी के नीचे एक गड्ढे में गिर रहा था। एक बारीक आवाज इनके कान में आई। सिर उठाकर पहाड़ की तरफ देखने लगे। ऊपर 15-20 गज की दूरी पर एक औरत दिखाई पड़ी, जिसे अब तक इन्होंने इस हाते के अंदर कभी नहीं देखा था। उस औरत ने हाथ के इशारे से ठहरने के लिए कहा तथा ढोकों की आड़ में जहां तक बन पड़ा अपने को छिपाती हुई नीचे उतर आई और आड़ देकर इंद्रजीत सिंह के पास इस तरह खड़ी हो गई जिससे उन नौजवान छोकरियों में से कोई इसे देखने न पावे, जो यहाँ की रहने वालियां चारों तरफ घूमकर चुहलबाजी में दिल बहला रही हैं और जिनका कुछ हाल हम ऊपर लिखाए हैं। उस औरत ने एक लपेटा हुआ कागज इंद्रजीत के हाथ में दिया। इन्होंने कुछ पूछना चाहा, मगर उसने ये कहकर कुमार का मुंह बंद कर दिया कि बस जो कुछ है इस चिट्ठी से आपको मालूम हो जाएगा। मैं जुबानी कुछ कहा नहीं चाहती और ना यहां ठहरने का मौका है, क्योंकि कोई देख लेगा तो हम आप दोनों ऐसी आफत में फंस जाएंगे कि जिससे छुटकारा मुश्किल होगा। मैं उसी की लौंडी हूं जिसने ये चिट्ठी आपके पास भेजी है। उसकी बात का इंद्रजीत सिंह क्या जवाब देंगे, इसका इंतजार न करके वो औरत पहाड़ी पर चढ़ गई और 40-50 हाथ जा एक गड्ढे में घुसकर ना मालूम कहाँ लोप हो गई। इंद्रजीत सिंह ताज्जुब में आकर खड़े आधी घड़ी तक उस तरफ देखते रहे, मगर फिर वो नजर न आई। लाचार इन्होंने कागज खोला और बड़े गौर से पढ़ने लगे। ये लिखा था, हाय, मैंने तस्वीर बनकर अपने को आपके हाथ में सौंपा, मगर आपने मेरी कुछ भी खबर न ली, बल्कि एक दूसरी ही औरत के फंदे में फंस गए, जिसने मेरी सूरत बना आपको पूरा धोखा दिया। सच है, वो परी जमाल जब आपके बगल में बैठी है तो फिर मेरी सुध क्यों आने लगी। आपको मेरी ही कसम है, पढ़ने के बाद इस चिट्ठी के इतने टुकड़े कर डालिए कि एक अक्षर भी दुरुस्त न बचने पावे। आपकी दासी किशोरी। इस चिट्ठी के पढ़ते ही कुमार के कलेजे में एक धड़कन सी पैदा हुई। घबरा कर एक चट्टान पर बैठ गए और सोचने लगे, मैंने पहले ही कहा था कि इस तस्वीर से उसकी सूरत नहीं मिलती, चाहे ये कितनी ही हसीन और खूबसूरत क्यों ना हो, मगर मैंने तो अपने को उसी के हाथ बेच डाला है जिसकी तस्वीर खुशकिस्मती से अब तक मेरे हाथ में मौजूद है। तब क्या करना चाहिए, यकायक इससे तमाशा करना भी मुनासिब नहीं। अगर ये इसी जगह मुझे छोड़कर चली जाए और अपनी सहेलियों को भी लेती जाए तो मैं क्या करूंगा। घबरा कर सिवाय प्राण दे देने के और क्या कर सकता हूं, क्योंकि यहां से निकलने का रास्ता मालूम नहीं। ये भी नहीं हो सकता कि इन दोनों पहाड़ियों पर चढ़कर पार हो जाऊं, क्योंकि सिवाय ऊंची सीधी चट्टान के चढ़ने लायक रास्ता कहीं भी नहीं मालूम पड़ता। खैर जो हो, आज मैं जरूर उसके दिल में कुछ खुटका पैदा करूंगा। नहीं नहीं, आज भर और चुप रहना चाहिए। कल उसने अपना हाल कहने का वादा किया ही है, आखिर कुछ ना कुछ झूठ जरूर कहेगी। बस उसी समय टोकूंगा। एक बात और है, कुछ रुक कर।
अच्छा, देखा जाएगा। ये औरत जो मुझे चिट्ठी दे गई है, यह किस तरह पहुंची? पहाड़ी की तरफ देखकर। जितनी दूर ऊंचे उसे मैंने देखा था, वहां तक तो चढ़ जाने का रास्ता मालूम होता है। शायद इतनी दूर तक लोगों की आमदरफ्त होती होगी। खैर, ऊपर चलकर देखूं तो सही कि बाहर निकल जाने के लिए कोई सुरंग तो नहीं है। इंद्रजीत सिंह उस पहाड़ी पर वहां तक चढ़ गए जहां वो औरत नजर पड़ी थी। ढूंढने से एक सुरंग ऐसी नजर आई जिसमें आदमी बखूबी घुस सकता था। उन्हें विश्वास हो गया कि इसी राह से वो आई थी और बेशक हम भी इसी राह से बाहर हो जाएंगे। खुशी खुशी उस सुरंग में घुसे। 10-12 कदम अंधेरे में गए होंगे कि पैर के नीचे जल मालूम पड़ा। ज्यों ज्यों आगे जाते थे, जल ज्यादा जान पड़ता था, मगर ये भी हौसला कि ये बराबर चले ही गए। जब गले बराबर जल में जा पहुंचे तो मालूम हुआ कि आगे ऊपर चट्टान जल के साथ मिली हुई है। तैरकर भी कोई नहीं जा सकता और रास्ता बिल्कुल नीचे की तरफ झुकता, अर्थात ढलवा ही मिलता जाता है। तो लाचार होकर लौट आए, मगर इन्हें विश्वास हो गया कि वो औरत जरूर इसी राह से आई थी, क्योंकि उसे गीले कपड़े पहने इन्होंने देखा भी था। वे औरतें जो पहाड़ी के बीच वाले दिलचस्प मैदान में घूम रही थीं, इंद्रजीत को कहीं न देख घबरा गईं और दौड़ती हुई उस हवेली के अंदर पहुंची जिसका जिक्र हम ऊपर कर आए हैं। तमाम मकान छान डाला। जब पता न चला तो उन्हीं में से एक बोली, बस अब सुरंग के पास चलना चाहिए, जरूर उसी जगह होंगे। आखिर वे सब औरतें वहां जा पहुंची जहां सुरंग के बाहर निकलकर गीले कपड़े पहने इंद्रजीत खड़े कुछ सोच रहे थे। इंद्रजीत को सोच विचार करते और सुरंग में आते जाते 2 घंटे लग गए। रात हो गई थी। चंद्रमा पहले ही से निकले हुए थे, जिसकी चांदनी ने दिलचस्प जमीन में फैलकर अजीब समा जमा रखा था। 2 घंटे बीत जाने पर माधवी भी लौट आई थी, मगर उस मकान में या उसके चारों तरफ अपनी किसी लौंडी या सहेली को न देख घबरा गई। और उस समय तो उसका कलेजा और भी दहलने लगा जब उसने देखा कि अभी तक घर में चिराग तक नहीं जला। उसने भी इधर उधर ढूंढना नापसंद किया और सीधे उसी सुरंग के पास पहुंची। अपनी सब सखियों और लौंडियों को भी वहां पाया और ये भी देखा कि इंद्रजीत सिंह गीले कपड़े पहने सुरंग के मुहाने से नीचे की तरफ आ रहे हैं। क्रोध से भरी माधवी ने अपनी सखियों की तरफ देखकर धीरे से कहा, लानत है तुम लोगों की गफलत पर, इसलिए तुम हरामखोरिनों को मैंने यहां रखा था। गुस्सा ज्यादा चढ़ाया और होंठ कांप रहे थे, इससे कुछ और ज्यादा न कह सकी। फिर भी इंद्रजीत के नीचे आने तक बड़ी कोशिश से माधवी ने अपने गुस्से को पचाया और बनावटी तौर पर हंसकर इंद्रजीत से पूछा, क्या आप उस नहर के अंदर गए थे? इंद्र, हां। माधवी, भला ये कौन सी नादानी थी? ना मालूम इसके अंदर कितने कीड़े मकोड़े और बिच्छू होंगे। हम लोगों को तो डर के मारे कभी यहां खड़े होने का भी हौसला नहीं पड़ता। इंद्र, घूमते फिरते चश्मे का तमाशा देखते यहां तक आ पहुंचे। जी में आया कि देखें ये गुफा कितनी दूर तक चली गई है। जब अंदर गया तो पानी में भीग कर लौटना पड़ा। माधवी, खैर चलिए कपड़े बदलिए। कुंवर इंद्रजीत सिंह का ख्याल और भी मजबूत हो गया। वो सोचने लगे कि इस सुरंग में जरूर कोई भेद है, तभी तो ये सब घबराई हुई यहां आ जमा हुई। इंद्रजीत सिंह आज तमाम रात सोच विचार में पड़े रहे। इनके रंग ढंग से माधवी का भी माथा ठनका और वो भी रात भर चारों तरफ दौड़ती रही। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के 12वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।